प्यारे दोस्तों, एक कौवे ने बताया कौन सी औलाद माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल जाती है और जब उन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो उनके कर्ज को भूलकर उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले किसी जंगल में एक वट वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ रहा करता था। कुछ समय बाद दोनों को एक संतान सुख प्राप्त होता है, जिससे उनका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है। दिन ऐसे ही बहुत मजे में गुजर रहे थे। एक दिन कौवा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक नौजवान बहुत ही गुस्से में आगे चलता चला जा रहा था और पीछे पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, उस नवयुवक का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके हाथ पैर जोड़ रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे, बेटा, हमें इस हालत में छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा है ही कौन। तब कौवी चिंतित होकर कौवे से पूछती है, स्वामी, यह इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस पर कौवा कहता है, भाग्यवान, इस दुनिया में कुछ औलादें माँ की कोख में बोझ बनकर आती हैं और धरती पर भी सिर्फ बोझ ही बनी रहती हैं। एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक तरह से वह उस माँ का भी दूसरा जन्म ही होता है, लेकिन उस समय उसे यह तक पता नहीं होता है कि माँ बच्चे को देखने के लिए जीवित रहेगी भी या नहीं। एक बच्चे को जब कोई माँ जन्म देती है तो वह अनेक प्रकार के असहनीय दुख, कष्ट और पीड़ा तो सहती ही है, साथ ही उसकी सुंदरता भी मटियामेट हो जाती है। लेकिन उस वक्त उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और खुशी सिर्फ उसकी संतान होती है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद दुख और तकलीफ उठाकर जीवन भर उस बच्चे का पालन पोषण करती है। अपने हिस्से की सारी खुशियां, सारा सुख अपनी औलाद पर न्यौछावर कर देती है। घर में भोजन कम है तो स्वयं न खाकर बच्चों को खिला देती है। औलाद को कोई दुख हो तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है। अपनी औलाद की खुशी के लिए वे हर दुख तकलीफ सहने को तैयार रहते हैं, उसके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। एक माँ बाप संसार में जब तक जीते हैं तब तक अपनी संतान का ही भला चाहते हैं, लेकिन अगर वही संतान बड़ी होकर माँ बाप को भूल जाए तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? ऐसी संतान केवल माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया का बोझ है। ऐसी संतान इंसान के रूप में शैतान है। मेरे हिसाब से ऐसी औलाद बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। इनका स्थान एक तुच्छ कचरे से ज्यादा नहीं है। इसी तरह एक पिता का भी त्याग उसके बच्चे के लिए अद्भुत होता है। वह मेहनत मजदूरी करके, दूसरों की गुलामी करके, दुख तकलीफ उठाकर, अपना पेट काटकर अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा कराता है, कामयाब बनाता है, उनके उज्जवल भविष्य के सपने देखता है। उनकी तरक्की पर खुशी से फूला नहीं समा आता। उन्हें अच्छा करते देख गौरवान्वित होता है। वह अपनी संतान और अपने परिवार के लिए अपनी पहचान तक मिटा देता है। अपनी संतान की खुशी के लिए खुद को किसी भी समस्या में झोंक देता है। अगर वही संतान आगे चलकर उसे भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो उस संतान को आप क्या कहेंगे? आगे कौवा कहता है, भाग्यवान, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को उनके जरूरत के वक्त पर पूरी तरह से भुला देता है। वह उनके ममता, संघर्ष और कुर्बानी को नजरअंदाज कर देता है। यह बात मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे एक बेटे ने अपने माँ बाप को उनके जरूरत के वक्त पर भुला दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपमानित करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्रिय, आज की कहानी मनुष्य की घटिया मानसिकता को उजागर करती है। एक समय की बात है। किसी नगर में ध्यानचंद नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी माया के साथ रहा करता था। उनका रमण नाम का एक बेटा था। ध्यानचंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। वह नगर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। बेटा स्कूल जाता था और ध्यानचंद शहर में रिक्शा चलाकर घर का खर्च और अपने बेटे के स्कूल की फीस भरते थे। उन दंपत्ति का एक ही बेटा था, इसलिए वे कुछ भी करके उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटे को इतना पढ़ाएंगे कि पढ़ लिखकर वह एक कामयाब इंसान बन जाए। जिस तरह गरीब का जीवन उन्होंने देखा है, उनके बेटे को न देखना पड़े। औलाद जब कामयाब होती है तो माँ बाप को दुगनी खुशी मिलती है। बेटे की कामयाबी ही माँ बाप की कामयाबी होती है। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी संतान ऐसा काम करें कि उनका सिर फख्र से ऊंचा उठ जाए और उनकी संतान के कर्मों से समाज में उनका नाम रोशन हो
और वे निसंकोच होकर कह सकें कि वह उनका बेटा है। ध्यानचंद ने भी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर रिक्शा चलाकर जो पैसे मिलते थे वह सब बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। माया भी अपने बेटे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती थी। यदि बेटा कभी बिना खाना खाए स्कूल चला जाता था या खाने का टिफिन घर पर भूल जाता था तो माँ भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक कि उसका बेटा खाना नहीं खा लेता था। इसी तरह से ध्यानचंद और माया अपना पेट काटकर बेटे को पढ़ा रहे थे। रमन भी पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में टीचर जब उसकी प्रशंसा करती थीं तो यह सुनकर ध्यानचंद खुशी से फूला नहीं समाते थे। वह सोचते थे कि जरूर उनका बेटा आगे चलकर उनका नाम रोशन करेगा। रिक्शे से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि रमन की पढ़ाई का सारा खर्च चल जाता, क्योंकि उसमें घर का खर्च भी होता था। तो ध्यानचंद साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटे की फीस भर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे रमन ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। इंटर में उसने जिले में दूसरा स्थान पाया था। यह देखकर ध्यानचंद और माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और वे बड़े खुश थे, पर यह उनके बिना सहयोग के संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने बेटे को दूसरे शहर में भेज दिया और एक बड़े ही नामी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। उस कॉलेज में अक्सर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और उस कॉलेज में पढ़ने का खर्चा बहुत था, क्योंकि उसकी फीस बहुत महंगी थी। तो ध्यानचंद ने सोचा चाहे कुछ हो जाए, उन्हें अपने बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना है। अब तो वह दिन रात एक करके पैसे कमाते थे और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। बेटे को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता इतना पैसा कहां से लाता है। वे यह सारा पैसा उसके खर्च के लिए भेज देते थे। ध्यानचंद वह सारा पैसा दिन रात रिक्शा चलाकर कमाते थे, लेकिन फिर भी पैसा कम पड़ जाता था। इसलिए वे थोड़े पैसे साहूकार से ब्याज पर उधार लेकर ला आते थे। रमन जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई गरीब का बच्चा उसमें पढ़ने आ जाता था तो अमीरों के बच्चे उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तुम कहां हम लोगों की बराबरी करने आ गए? तुम लोग गरीब हो और गरीबों को इतने ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन रमन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने देखा कि एक गरीब लड़के को स्कूल के कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। वे उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहां से भाग जाने का उस पर दबाव बना रहे थे। तब रमन ने अपने पास बैठे एक लड़के से पूछा, दोस्त, वे कई लड़के मिलकर उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने उनका कुछ चुरा लिया है? तब वह लड़का रमन को बताता है, भाई उसने चुराया कुछ नहीं है, बल्कि वह लड़का गरीब है और कोई गरीब लड़का हम लोगों के बीच रहकर पढ़ाई करे, यह हमें अच्छा नहीं लगता। कोई गरीब लड़का यहां पढ़ने आता है तो यह उसे इसी तरह परेशान करते हैं। गरीबों को उनकी औकात बताने के लिए ही हम लोग उसे परेशान करते हैं, ताकि वे हमारी नकल न उतार सके और हमारी बराबरी न कर सके। रमन बोला, अरे दोस्त, कैसी बातें करते हो? अमीर हो चाहे गरीब, पढ़ने का अधिकार तो सबका होता है। विद्या कभी भेदभाव नहीं करती कि अरे वह तो गरीब है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, अमीर है तो मैं इसी के पास रहूंगी। जब विद्या भेदभाव नहीं करती तो आप लोग क्यों करते हैं? आपको पता है कि यहां तक आने के लिए उस गरीब ने कितना संघर्ष किया है। अब वह जैसे तैसे करके यहां तक पहुंच गया है, तो आप लोग उसे ठीक से रहने नहीं देते हो। भाई, ये तो बहुत गलत बात है। किसी को इस तरह सताना ठीक नहीं है। रमन की बात सुनकर वह लड़का बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? रमन ने देखा कि यह लोग गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर मैंने भी कह दिया कि मैं गरीब हूं तो यह मेरे साथ भी वही अत्याचार करेंगे। रमन घबरा गया। इसीलिए रमन बोला, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पापा तो कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेरा लाखों का कारोबार चल रहा है। तब उसका दोस्त कहता है, तो फिर छोड़ो, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसे होने दो। अगर इनके साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए तो यह कॉलेज फिर ऐसे ही गरीबों के कूड़ा करकट से भर जाएगा। इस प्रकार से रमन अपने कॉलेज में अमीरों के बच्चों के मुख से रोज गरीबों के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता था, जिससे उसे अपने माता पिता से शर्म होने लगी। दिन प्रतिदिन वह भगवान को कोसता कि उसे ऐसे गरीब घर में पैदा क्यों किया। उसके पास एक छोटा सा फोन था जिसे उसके पापा ने कॉलेज जाते समय दिया था, ताकि कोई उसे गरीब न समझे। इसलिए वह उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखता था। वह कभी उस फोन को लेकर यार दोस्तों के बीच नहीं जाता था। जब उसके पिता फोन करते थे तो उसने फोन उठाना भी छोड़ दिया था कि अगर मैं बात करूंगा तो मित्रों को पता चल जाएगा। कई दिन तक वह अपने माता पिता से बात नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे एक अच्छा और महंगा फोन चाहिए। ये छोटा फोन लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा पाता हूं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा और महंगा फोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई का खर्च जुटा पा रहे हैं।
पिता की इस बात पे लड़का नाराज हो जाता है और कहने लगता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम इतने बड़े सपने क्यों देखते हो जो कि पूरे ना हो सके। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन गरीबों के बोझ तले दब कर ना रह जाए, इसीलिए हमने तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ने को भेजा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह गरीबी में जीवन गुजारो और रिक्शा चलाओ। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो। हम तुम्हें भविष्य में बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं। तुम अभी शान शौकत के झमेले में मत पड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो महंगा से महंगा फोन स्वयं खरीद सकते हो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से आकर बात कर लूंगा। लड़के ने नाराज होते हुए कहा, नहीं पिताजी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, और यहां गलती से भी कभी मत आना। आपकी हालत को देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं। मैं बड़ा बदनसीब हूं जो आपका बेटा बना। मैं अपनी किस्मत खुद बदल लूंगा। मैं अब अमीर आदमी बनकर रहूंगा। जब मैं आपको कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हुए देखता हूं तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं किस गरीब घर में पैदा हो गया। प्यारे दोस्तों, बेटे की इन बातों को सुनकर पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे और महंगे फोन की व्यवस्था करके भेजता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जितना भी होगा मैं सब करने को तैयार हूं। ध्यानचंद की पत्नी ने सुना कि बेटे ने एक महंगा फोन मांगा है तो अपने पास जो गहने थे उन्हें बेचने को दे दिए और बोली, इन्हें बेचकर तुम बेटे को एक अच्छा सा महंगा फोन लेकर भिजवा दो। ध्यानचंद ने माया के गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदकर बेटे को भेज दिया। बेटा उधर अपने दोस्तों के सामने स्वयं को बहुत अमीर बता चुका था। कभी उसकी बात झूठ ना हो जाए, इसीलिए वह अपने पिता से कुछ न कुछ मांगता रहता था। पिता भी कुछ भी करके ब्याज पर पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करता था। अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में उसने अपने पिता का जीवन कर्ज में डुबो दिया था और ध्यानचंद ने कभी मन मैला नहीं किया था। सोचा जब बेटा कामयाब हो जाएगा तो सारा कर्ज चुका देगा। वे साहूकार से पैसे उठाकर बेटे की मांग पूरी करते जा रहे थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न पड़े। बेटे का खर्च उठाते उठाते ध्यानचंद ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी पत्नी को लेकर किराए पर रहने लगे। दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इधर रमन को अपने माता पिता और अपने गांव बस्ती से शर्म आने लगी। अमीरों के बच्चों के साथ बैठने उठने से वह पूरी तरह बदल गया था। उसकी दोस्ती अब तो अमीरों के बच्चों से हुई थी तो उसी तरह से उसे भी रहना पड़ रहा था। अब तो उसने अपने माता पिता का फोन भी उठाना बंद कर दिया और जब कभी फोन उठा भी लेता था तो अच्छी तरह से बात नहीं करता था। हमेशा उनसे ऊंची आवाज में बात करता और बहाने बनाकर फोन काट देता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। बेटे के घर आने की बात सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माया अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। वह अपने मोहल्ले और पड़ोस की महिलाओं से कहती है, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है। अब आप देखना, सब कुछ बदल जाएगा। बेटे ने घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन 1 महीने का समय बीत गया पर रमन घर पर नहीं आया फोन करने के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया था। जब ध्यानचंद और उनकी पत्नी का मन नहीं माना तो उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। बेटे का फोन न मिलने पर दोनों बहुत परेशान हो गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ध्यानचंद और माया अब कर भी क्या सकते थे, सिवाय इंतजार करने के। परेशान होकर दोनों पति पत्नी बेटे का पता लगाने के लिए उसी शहर में आ गए जहां उसका कॉलेज था। प्यारे दोस्तों, जब वे कॉलेज में जाकर अपने बेटे का पता करते हैं तो वहां पता चला कि उसकी नौकरी लग गई है और वह इसी शहर में रहकर नौकरी कर रहा है। रमन की नौकरी तो तभी लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और फोन करने के लिए मना किया था। उसके कॉलेज में एक खुशी नाम की लड़की पढ़ती थी। खुशी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे रमन से प्रेम हो गया था और खुशी ने ही अपने पिता से कहकर अपनी कंपनी में रमन की नौकरी लगवाई थी। रमन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और माता पिता का ध्यान भूल गया। वह यह चाहता था कि उसके माता पिता अब कभी भी उसे याद न करें और न उसके पास फोन करें। उसे अपने माँ बाप की गरीब हालत से नफरत हो गई थी। वह उनसे नफरत करने लगा था। वह अपने माता पिता को कोई भी बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन इधर जब ध्यानचंद और माया को पता चलता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा सा लगता है। उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। बेटा भले ही उन्हें भूल गया था पर माँ बाप अभी भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे।
उन्होंने निश्चय किया कि वह अब इसी शहर में रहकर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे, क्योंकि साहूकार का कर्ज काफी ज्यादा हो गया था। सोचा यहां से पैसे कमाकर साहूकार को चुकाते रहेंगे, और भगवान ने चाहा तो किसी दिन बेटे से भी मिल सकते हैं। यही सोचकर ध्यानचंद और माया उसी शहर में रहने लगे। उनका जो घर था वह तो उन्होंने पहले ही बेचकर बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था, इसलिए वहां का कोई भी उन्हें लोभ लालच नहीं था। वे उसी शहर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। ध्यानचंद रिक्शा चलाकर महीने में जो पैसे इकट्ठे करते थे वह ले जाकर साहूकार को दे आते थे। माया इधर बेटे के गम में पागल सी हो चुकी थी। वह ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। वह हर समय अपने बेटे को याद करती रहती थी। बेटे की याद में माया की हालत बहुत खराब होने लगी। वह उससे बात करने को तरस रही थी। ध्यानचंद ने उसे कई दिन कई बार फोन लगाया, मगर उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया। एक दिन वह ऐसी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पत्नी का सारा क्रियाकर्म करने के बाद ध्यानचंद अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थीं। बस लोगों का कर्ज था, इसीलिए बुढ़ापे में भी रिक्शा चलाना पड़ रहा था। वे पूरे दिन रिक्शा चलाते थे और शाम को खा पीकर सो जाते थे। महीने में जो पैसा इकट्ठा होता था उसे लेकर साहूकार के पास कर्ज चुकाने चले जाते थे। साहूकार को भी ध्यानचंद की हालत पर तरस आता था। साहूकार कहता था, ध्यानचंद अब तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं, पर तुम पूरे दिन कोहलू के बैल की तरह काम करते हो और अपना कर्ज चुकाते हो। यह सब कैसे करते हो? तब ध्यानचंद कहते हैं, सेठ जी, मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले से मर चुकी हैं। बस आप लोगों के कर्ज ने मुझे अब तक जीवित बनाए रखा है। सोचता हूं मरने से पहले मैंने जिसका भी कर्ज लिया है उसका चुका जाऊं। साहूकार ने कहा, ध्यानचंद, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे तुम पर तरस आता है। इस उम्र में भी आप मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने में लगे हो। तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूं। और हां, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें पैसे भी ठीक ठाक मिलते रहेंगे। रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं होगा। ध्यानचंद ने पूछा, सेठ जी, ऐसा क्या काम है जो मेरे लायक है? तब सेठ कहता है, ध्यानचंद, तुम जिस शहर में रहते हो उसी शहर में एक बिजनेसमैन मेरा मित्र है। उन्हें तुम्हारे जैसे एक विश्वासी ड्राइवर की जरूरत है, और मुझे लगता है उनका ड्राइवर बनने के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो। अगर तुम करना चाहो तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा। तुम चले जाना। वहां तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे खासे मिलते रहेंगे। ध्यानचंद वह काम करने के लिए राजी हो गए। साहूकार ने ध्यानचंद को शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन कमलनाथ के पास भेज दिया। ध्यानचंद उनके यहां रहने लगे। कुछ ही समय में वहां रहते हुए ध्यानचंद के संबंध कमलनाथ और उनके परिवार से बहुत अच्छे हो गए। कमलनाथ भी ध्यानचंद को खूब अच्छी तरह से रखने लगे। वे अपने बाद अगर किसी पर भरोसा करते थे तो वह ध्यानचंद ही थे। ध्यानचंद को भी कभी उस घर में रहकर परायापन नहीं मिला। कमलनाथ की एक बेटी थी जो ध्यानचंद से बहुत ही घुल मिल चुकी थी। वह उन्हें ध्यानचंद काका कहकर पुकारती थी और उनसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी। वह हर समय ध्यानचंद काका के कान खाए रहती थी। काका, मुझे वहां ले चलो। काका, मेरा यह काम करवा दो। बस वह उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। ध्यानचंद भी उससे बेटी की तरह प्यार करते थे। एक दिन ध्यानचंद अपने मालिक कमलनाथ को लेकर उनके ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने ध्यानचंद से पूछा, अरे ध्यानचंद, तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं, तो तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताया है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बेटा बेटी नहीं है? तब ध्यानचंद गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं, वह है भी या नहीं। इस प्रकार से ध्यानचंद अपने जीवन की पूरी दास्तान अपने मालिक को बताते हैं और बताते बताते वह भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ध्यानचंद के मालिक उन्हें धैर्य बंधाते हैं और कहते हैं, अरे ध्यानचंद, तुमने अपना फर्ज निभाया, पर यह उसका दुर्भाग्य था जो तुम जैसे देवता समान पिता को भूल गया। देख लेना, वह कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब उसे दुनिया में सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा। जीवन के इस मोड़ पर आकर अपने माता पिता को जो लोग छोड़ जाते हैं उन्हें रुलाते हैं। ऐसे लोग आज नहीं तो कल इसका फल जरूर भोगते हैं। माँ बाप, आप चाहे अमीर हों या गरीब औलाद, उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाती। आगे कमलनाथ बोले, ध्यानचंद, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हें पिता की तरह प्यार करती है
और कल उसकी सगाई है। उसकी सगाई में तुम्हें काका का रोल निभाना है। मेरे बाद अगर वह किसी को सबसे ज्यादा मानती है तो वह आप हैं, ध्यानचंद ने कहा। मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगले दिन कमलनाथ की बेटी की सगाई थी और उस दिन सुबह ही ध्यानचंद ने भाग भाग कर सारा काम किया। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। पूरे दिन काम करते हुए थक चुके थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थक हार कर वे एक जगह आराम करने बैठ गए। तभी जिस लड़की की सगाई थी वह उनके लिए नींबू पानी लेकर आई और बोली, लो काका, पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना अपने आप को थका लोगे तो शादी में क्या करोगे? गर्मी में सुबह से लगे पड़े हो, थोड़ी भी देर के लिए आराम नहीं किया है। ध्यानचंद कहते हैं, बिटिया तू मेरी चिंता मत कर, पहली बार तो मुझे यह सौभाग्य मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत हैं। मेरी बिटिया के लिए तो मैं इससे भी अधिक मेहनत कर लूंगा। इतना कहकर वे घर के बाहर काम करने चले गए। तभी कमलनाथ की बेटी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर आती है। कमलनाथ लड़के की अगवानी के लिए द्वार पर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, गाड़ी से जो लड़का निकलता है उसे देखकर ध्यानचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई और नहीं, ध्यानचंद का ही बेटा रमण था। कमलनाथ की वही बेटी खुशी थी जिससे वह कॉलेज के समय से प्रेम करता था। बेटे को अचानक देखकर ध्यानचंद की आंखें भर आईं। उनकी भावनाएं बेटे से मिलने के लिए उमड़ने लगीं। वे उसे गले लगाना चाहते थे। इतने में कमलनाथ जी आए और ध्यानचंद से बोले, ध्यानचंद, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाकर कुछ देखो। अपनी भावनाओं को मन के अंदर समेटकर काम करने में लग जाओ। लेकिन जैसे ही रमण स्टेज पर पहुंचता है, उधर खुशी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है। ध्यानचंद भी पानी की ट्रे हाथ में लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। सोचने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटे को देखने के लिए इतने वर्षों से मेरी आंखें तरस रही हैं, उससे मुलाकात इस प्रकार होगी। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगते हैं। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस लड़के ने देखा कि जो बूढ़ा आदमी उसके गले से लिपटा है वह उसका ही पिता है। उसने एकदम से ध्यानचंद को धक्का देकर पीछे हटा दिया और नाराज होते हुए बोला, कौन है यह पागल आदमी? कृपया इसे यहां से हटाइए। न जाने घर में कैसे कैसे पागलों को नौकरी पर लगा रखा है। तब कमलनाथ कहते हैं, बेटा, यह नौकर नहीं है, यह हमारे घर का एक सदस्य है। खुशी के काका हैं। इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है। ये अपने बेटे को देखने के लिए तड़पते रहते हैं, इसीलिए हर किसी में इन्हें अपना बेटा नजर आता है। रमण अपने होने वाले ससुर से कहता है, माफ करना पिताजी, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते। यह गरीबी का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखाई देते हैं वहां हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार कई भद्दे और अपमानजनक शब्दों से उसने अपने पिता का खूब अपमान किया। बेचारे ध्यानचंद का हृदय फट गया। उनकी नजरें शर्म से सिर झुका गया था। वे स्वयं ही आत्मगिलानी से मरे जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सबकी नजरों को बचाते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। किन्नसी थी। कमलनाथ की बेटी खुशी सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन ध्यानचंद काका के पास पहुंची। उसने देखा कि ध्यानचंद काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे थे और उसे देखते हुए कह रहे थे, जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोलू के बैल की तरह झोंक दिया, जिस मां ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, आज उस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। खुशी पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह आगे बढ़ती है और अपने काका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, काका, क्या सच में रमण आपका ही बेटा है? अगर वह आपका ही बेटा है तो फिर आपकी ऐसी हालत क्यों, और उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रोते रोते ध्यानचंद ने खुशी को पूरी पूरी कहानी सुनाई। खुशी को रमण से नफरत हो गई। तभी खुशी किसी काम से घर के अंदर जाती है और ध्यानचंद काका वहीं बैठे रोते रहते हैं। तभी मौका देखकर रमण पीछे से उनके पास आता है और कहने लगता है, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा, जहां जाओ वहीं पहुंच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोग मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। ध्यानचंद ने कहा, बेटा, मैं मर तो बहुत पहले ही चुका हूं, पर तेरे लिए आज से मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर कमलनाथ को जरूर बताऊंगा। वह भी तो जान ले कि तू कितना अच्छा है। तब एकदम से गुस्से में रमण आग बबूला हो गया और बोला, पागल बुढ़े, यदि तूने किसी को कुछ बताया तो इसका परिणाम तेरी लाडली खुशी को भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर ध्यानचंद शांत पड़ गए। सोचने लगे,
अगर मेरी वजह से कोई बात बिगड़ी तो खुशी भी हमसे नाराज हो जाएगी। अब वे बहुत दुविधा में पड़ गए थे कि बताऊं कि न बताऊं। इधर स्टेज पर अंगूठी की रस्म होती है। तभी खुशी स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने कुछ कहना चाहती है। वह कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूं। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहती हूं जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वह यह है। रमण सोचता है कि खुशी मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन नहीं। तब खुशी ध्यानचंद को स्टेज पर बुलाती है और कहती है, ये मेरे काका भी हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि ससुर के रूप में मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर खुशी रमण की ओर देखती है और पूछती है, बताओ मैंने सही बोला ना? खुशी की बात सुनकर रमण का चेहरा उतर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं इस बात का क्या अर्थ लगाऊं। फिर खुशी ध्यानचंद से कहती है, काका आप मेरे काका ही ठीक हैं। मैं आपको अपना ससुर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ सकता है उसके लिए पत्नी को छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल वह पत्नी को भी ठुकरा देगा। खुशी की बात सुनकर रमण कहता है, खुशी तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोल रही हो? यह तुम्हारा ससुर बनने लायक कहां से हो गया? रमण की यह बात सुनते ही खुशी ने तड़क से रमण के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, खबरदार जो मेरे काका को नौकर कहा। मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूं। तुम अपने पिता को भूल सकते हो, मगर मैं अपने काका को नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं। मैं अपने माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भली भांति जानती हूं, और मैं इस आयोजन में यह घोषणा करती हूं कि मैं तुम जैसे जानवर से शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे यह कहा था कि मैं अनाथ हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे हृदय में चाहत जाग गई, पर तुम तो बड़े ही काहे एहसान फरामोश और घटिया आदमी हो। तुम अगर अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरे क्या तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे बेटों के लिए धिक्कार है। जब तुम एक अच्छा बेटा नहीं बन सके तो एक अच्छे पति कैसे बन सकते हो? मैंने ही अपने पिता से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवाई थी, और इस नौकरी के अभिमान में तुमने अपने माता पिता को ही भुला दिया। तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ मर गई और तुमने फोन तक नहीं उठाया। ऐसे निर्दय निर्मोही आदमी की पत्नी बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आज से मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालती हूं। इस प्रकार रमण सभी के बीच अपमानित होकर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। खुशी ध्यानचंद से कहती है, काका तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। तुमने अपने बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्यारे दोस्तों, खुशी की बात सुनकर ध्यानचंद की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। उन्होंने खुशी को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार ध्यानचंद बड़ी खुशी के साथ खुशी के परिवार का सदस्य बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में वे सब बातें भूल गए। इधर रमण की नौकरी भी चली गई और प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जो भी उसे देखता था वही उसे तिरस्कार करता था। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी दौलत किसी धन संपत्ति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि अपनों के साथ है। अगर आपने अपनों को खो दिया तो सबसे धनवान होकर भी आप दिल से कंगाल ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, कितना भी अमीर या धनवान हो जाना, पर उन परम पूज्य मां बाप को मत भूल जाना, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा बनाने के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया। प्यारे दोस्तों, माँ बाप वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर सिर्फ तुम्हारे भले की कामना की। तुम्हारी हर सफलता में उनके संघर्षों और तकलीफों का बलिदान है। तुम उनके कर्जदार हो और यह कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। अगर तुमने अपने पूज्य मां बाप को भुला दिया तो याद रखो, न केवल संसार तुम्हें ठुकरा देगा, बल्कि भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, हमें मां बाप के बलिदान को समझना चाहिए। यदि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा अपने दिल से सम्मान दो। हमेशा माँ बाप का आदर करो, क्योंकि माँ बाप ही हमारी सच्ची दौलत है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।